मिफ्ता साहब, ये जो आईएमएफ वाला मामला है, दोबारा इसकी तरफ मैं फिर आपको लेके जाना चाहूँगा। आम तौर पर जब ये शुरू करते थे, मैं कोई 1990 से इनको कवर कर रहा हूँ, तो ये मामला शुरू में ऐसे ही शुरू होता है कि एक रिव्यू रिपोर्ट बनाने लगे हैं। ग्रेजुअली वो रिव्यू रिपोर्ट जो है वो किसी मिशन की मीटिंग्स पे जाके मुंतज होती है। मिशन की मीटिंग के बाद आप नया प्रोग्राम करते हैं, तो फिर वो जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बनाते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपका एग्रीकल्चर टैक्स इसी तरीके से आया, आपकी ये हुंडी हवाला से जो पैसे जाते थे वो इसी तरीके से इंकॉर्पोरेट हुए। स्टेट बैंक की इटॉनमी हो, गवर्नर कितना इंडिपेंडेंट होगा, एक्सचेंज रेट कितना वफाक से डी लिंक्ड मामला होगा, ऑटोनॉमी होगी, सब चीज़ें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आई थी। अब ये जजेस की तैनाती और आपकी जुडिशल इंडिपेंडेंस भी ऐसे इंकॉर्पोरेट होने वाली है। देखिए नदीम भाई, सच्ची बात यह है कि अगर हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी इंडिपेंडेंस या सॉवरेंटी को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना है ना, तो आईएमएफ जैसे इदारे से आपको जान छुड़वानी होगी। और आपको कुछ अरसे तक कुछ अपने वसाइल में भी रहना पड़ेगा, जो आजकल हम तकरीबन रह ही रहे हैं। लेकिन हमको जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, जो ये हुकूमत नहीं कर रही, वो करने ज़रूरी हैं। जब तक आप अपनी मईशत को एक पैर पे नहीं खड़ा कर सकते, अपने पैरों पे, आपको दुनिया बताती रहेगी कि भाई ये करो वो करो। अब ये वाली जो बात है, इसको छोड़ दें कि पीटीआई के जो लोग हैं वो दुनिया भर में क्या बातें कर रहे हैं, चाहे वो जीएसपी प्लस के बारे में हो या दीगर बातों, उन सब चीज़ों को एक तरफ साइड पे रखें। और जीएसपी प्लस में भी मसला है, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स कह चुके हैं कि आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों ट्रायल करते हैं वगैरह वगैरह। मिलिट्री सर उसका जुलाई में रिव्यू ड्यू है। आपको, क्योंकि अब सर आप उसका जुलाई में रिव्यू ड्यू है, और जून क्योंकि जुलाई के अब महीने में हम उसका भी रिव्यू ड्यू है, जी जीएसपी का जी भी। तो क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं तो दुनिया हम पे थोड़े से उंगली उठा सकती है। और फिर हम ये जो करते हैं ना, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी कल परसों ये केजरीवाल साहब हैं, अरविंद केजरीवाल, बम्बई दिल्ली के अंदर इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन हार गया, मैं हार मानता हूँ, जीतने वाले को मुबारकबाद देता हूँ, खुदा हाफिज़, अगली मरतबा फिर इलेक्शन लड़ लेंगे। ये जब तक ताकत हमारे, बहादुरी हमारे लीडरों में नहीं आएगी कि वो हार, ऑब्वियस हार को नहीं माने, और आप 17-17 सीटें जीत कर अगर मुल्क में हुकूमत करेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। वो वहाँ की एक जो बुराई है ना, उसको छुपाने के लिए कि ट्राइब्यूनल में फैसले ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो ये सारी बुराइयाँ ये कैस्केड हो रही हैं। सो वो हमको इब्तदा जो है ना उसको ठीक करनी होगी। और हमको कहीं ना कहीं, सच्ची बात है कि देखें, ये जो आपने बात की कि कंसेंसस होना चाहिए कि भाई 4 तुम्हारे मर्जी के जज ले लो, 2 हमारी मर्जी के जज ले लो और कर लो। मतलब मुझे बताएं कि ये करने की क्या लेकिन मिफ्ता ज़रूरत है। साहब, पाकिस्तान मतलब तहरीक लेट द इंसाफ जजेस वाले तो रूल ये द। इल्ज़ाम आयद करते थे पीटीआई वालों के, पीटीआई वाले तो ये इल्ज़ाम आयद करते थे कि मौजूदा हुकूमत 17 सीटें हैं इनकी और हुकूमत बना के बैठे हैं। आपने भी अभी कहा 17 सीटों वाले हुकूमत में बैठे हैं, ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है, कोई पीछे इसके बुनियाद भी होनी चाहिए। सर मेरी बात, सर गुजारिश ये है नदीम भाई कि हम मिन हासिल कौम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि 17 नहीं होंगी, 18 होंगी, बहुत बहुत तो 20 होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, नहीं थी ना। अब ये बातें तो सारी खुली बात है ना। अब हम क्यों ये मतलब एक तो गुनाह कर रहे हैं, एक तो पहले गलती करी फिर उसके ऊपर झूठ बोल के गुनाह भी करें। तो बात तो सच्ची ये है। मतलब अगर पीटीआई वालों को मतलब ऐसे बराबर करने के लिए मैं बता दूं कि 10 साल जो है ये फौज की बलबूते पर सियासत करते रहे। 2014 का धरना एकदम इलीगली और अनएथिकल और इमोरल और एंटी डेमोक्रेटिक धरना था। तो पीटीआई वाले जो है, जब तक फौज इनके साथ थी तो फौज बड़े सबसे ज़्यादा जमहूरी थी बाजवा साहब। और जिस दिन बाजवा साहब ने निकाला उस दिन इनको मीर जाफ़र भी बोला, मीर सादिक भी बोला, पता नहीं और क्या क्या बोला। तो पीटीआई वाले भी कोई दूध में नहाए हुए नहीं हैं, इन्होंने भी हज़ार गलतियां की हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो है, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि इलेक्शन में वो बहरहाल जीते थे। बप्पी साहब, अब आपके जमात के दोनों जो वहाँ नुमाइंदे थे, बैरिस्टर गौहर भी और अली ज़फ़र साहब भी, वो एहतजाज करके बाहर निकल आए। अब एहतजाज से तो मसला हल नहीं होता, दूसरों के पास अक्सरियत थी, दोनों जज भी उठ गए, एहतजाज कर लिया, 4 रुकन बाहर आए, उन्होंने जज फिर भी तैनात कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 जज भी आ गए, एक एक्टिंग जज भी लग गए। तो आप लोगों का रोल तो फिर इसका मतलब है मार्जिनलाइज हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। मलिक साहब, हमारा रोल वैसे इतना खास है भी नहीं। आज से कोई तकरीबन 10-15 दिन पहले जब पीका ऑर्डिनेंस आया था तो उस वक्त हमने एहतजाज किया और एहतजाज करके हम वॉकआउट करके साफ़ी बिरादरी के साथ बाहर चले गए। तो बाद में पे इल्ज़ाम लगाया, देखें जी आपने वॉकआउट किया, पीछे वो वोटिंग हुई और वो जीत गए।
अब टोटल सेनेट में हमारे बंदे ही टोटल 12 या 15 हैं, जिसमें हाउस जो है ना कोई 80 के करीब है, तो बाकी 60 लोगों के मुकाबले हमारा क्या वोट फर्क पड़ता है। तो आज बैरिस्टर अली जफर का या बैरिस्टर गौहर साहब का वहां से बाहर चले जाना एटलीस्ट सिंबॉलिकली जस्टिफाई तो करता है। एक फेस सेविंग जो की जा रही है पाकिस्तान या दुनिया को दिखाने के लिए, पाकिस्तान बड़ा प्रोसेस हो रहा है जनाब, जेसीबी काम कर रही है और बड़े जबरदस्त किस्म के जज सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, कम से कम उसके ऊपर सवालिया निशान तो बन जाता है। उस प्रोसेस में बोर्ड के 2 वोट उसके अगेंस्ट देने से व्हाट पर्पस इट सर्व्स इट, वी ऑल नो इट। के पास अभी जैसे ये मिफ्ता साहब ने फरमाया कि अब ये जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को उठा के एक्टिंग जज लगा दी, अब प्रेरोगेटिव किसका? सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान कौन है? वो जो 9 लोग बैठे हैं वो और सदर पाकिस्तान। आई मीन एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। कैसे? इसको उठा के यहाँ लगा दो, ये एक्टिंग जज बन जाएगा और अल्टीमेटली स्लॉट खाली हो जाएगी। यहाँ से मुल्तान से एक बंदे को मूव करके इस्लामाबाद भेज दो, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनी है, उसमें किसको लेके आना है? अल्टीमेटली सारा सिस्टम एक शख्स को बिठाने के लिए, इमरान खान को बिठाने के लिए बनाया जा रहा है। ये पूरा जितना भी मेला रचाया जा रहा है ये उसको लूटने के लिए लगाया जा रहा है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से फुल कोर्ट से होते इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर कोर्ट में ऐसा प्लानिंग की जा रही है। मैंने आपको कहा ना डिसेंटिंग नोट क्या होता है कि 9 लोग बैठे, उन्हें कहा जी इस एक जज के ऊपर आप वोटिंग करिए, जज पसंद है, उसमें से कम 6 बंदे कहते हैं भाई हमें पसंद है, 3 कह नहीं है, 9 के 9 कहते नहीं ये बड़ा जबरदस्त नंबर, दूसरा नाम आया इसके ऊपर 9 ने कहा ये जबरदस्त। सो 9 लोग जो एक साइड पे बैठे थे उन 9 जजेस के ऊपर बिल्कुल 100% एग्री थे। ऐसे लगता था एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट आज से हफ्ता 10 पहले किसी सिस्टम ने बैठ के बनवाया जिस पे एग्री करा, तुम्हारा भी डाल देते हैं, तुम्हारा भी डाल देते हैं, तुम भी राजी, सारे के सारे राजी सिवाय 2 लोगों के जो कि एंटी बैठे थे, इसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर। सो हमारे बैठने से या एतराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट सिंबॉलिकली दुनिया को तो पता चल जाए ये प्रोसेस एक ढकोसला है, एक ड्रामा किया जा रहा है। और अब यकीन करें मैं तो आज के बाद सोचता हूं कि जब ये 10-15 साल बाद यही लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे तो मेरी तकदीर के फैसले, इस कवाम की, इस कौम के फैसले वो लोग करेंगे जिसके ऊपर मुझे आज एतराज है। 10-12-15 साल बाद ये मुझे उस वक्त मेरी फांसी का मुकदमा आएगा या अल्लाह माफ करे किसी का, तो वो सोचे यार ये जज है इसको किसने लगाया, मैं किस पार्टी को अप्रोच करूं, अच्छा ये फलानी पार्टी के फलान टाइम लगे, ये अब सोच आ जाएगी। बप्पी साहब, लेकिन ये तमाम जितने भी आपने इतराज़ात बताए, एक सवाल का जो बाज़ का जवाब समझ नहीं आता तारिक साहब से भी और मैं शाखावर साहब से भी चाहूँगा, 17 जज में से ही अभी आईनी बेंच बना है, जो 17 जज पहले थे वो बाहर से नहीं आया आईनी बेंच, तो उस आईनी बेंच में से वही लोग बैठे हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ कर सकते हैं, उनको रोका तो किसी ने नहीं है। तरीकाकार पे इतराज़ है मुझे भी, आईनी बेंच बनाने के, सियासी लोग बैठ के नहीं बना सकते। तो ये तारिक फजल साहब, एक चीज़ के ऊपर मैं कहूँगा कि उन जजेस के ऊपर वजन ज़्यादा है आप लोगों से, वो फैसला करें अगर वो आइन और कानून के खिलाफ। मलिक साहब, मैं पहले भी इस इशू पर बात करना चाह रहा था लेकिन आपने ज़रा थोड़ा सा वो दूसरा टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ आपके प्रोग्राम में ना ऐसे मंजरकशी की जा रही है कि जनाब कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा चीज़ चल रही है, फलां चल रही है। भाई मुल्क सिस्टम के तहत ही चलता है ना, जो अमेंडमेंट है वो भी एक सिस्टम के तहत होती है, आइन के तहत होती है। मैंने आपको बताया कि 18वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया, जिसकी माजरत से आप भी कह रहे हैं कि सियासी लोग जजेस की तैनाती करें। सियासी लोग नहीं, पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में सियासी लोग बैठते हैं, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। वो इख्तियार जिस तरीके से छीना गया पार्लियामेंट से, वो जस्टिस इफ्तिखार साहब के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे पिस्तौल रख के उन्होंने कहा जब ये अगर चीज़ें नहीं करोगे तो मैं सारी तरमीम उड़ा दूंगा। आपने डर के उस वक्त सरेंडर किया था, डरना नहीं चाहिए था। चले, नहीं डरना चाहिए था, डर गए, इख्तियार सरेंडर कर दिया, वापस लिया है। आज भी जनाब आप हमें आदफ तनकीद बना रहे हैं। अब आपने बेंच की तश्कील का भी ख्याल नहीं किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे हैं, मिफ्ता साहब, मैं प्यार से इन्हें सेठ साहब कहता हूँ, सेठ साहब अभी ये कह रहे हैं कि जनाब 2 बंदे तो तुम्हारे डाल लेते हैं, 2 तुम्हारे डाल लेते हैं। और भाई ये किटी पार्टी है, कोई कमेटी डालनी है कि यार 2 तुम्हारी डाल लेते हैं, 2 मेरी डाल लेते हैं। मुझे बताएं एतराज़ किस चीज़ के ऊपर है। सेनेटर साहब भी मेरे भाई हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया जनाब, वो वॉकआउट करके, वैसे माजरत से मैं आपको बताऊं, उन्होंने वॉकआउट बाहर निकल के कहा है कि हमने पार्टी की हिदायत पे किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप हिस्सा हैं, डायरेक्शन इमरान खान से आप जेल से लेके आते हैं, तो क्या मतलब कठपुतली हैं आप? आपके आने का फ़ायदा क्या है वहाँ पे? पार्टी ने कह दिया बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गए। भाई वहाँ बैठ के अपना किरदार अदा करें। आखिरी बात जो बार बार ये तासुर दे रहे हैं जनाब, अपने बंदे फलां बंदे, भाई मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि 3 जजेस वो हैं इस्लामाबाद समेत जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सीनियर 3 जज हैं, उनको लगाना भी जुर्म है। अगर तो हमने वहाँ को जूनियर मोस्ट जज लगाया हो ना तो फिर तो आप एतराज़ करेंगे, हाँ जी यहाँ पे तो सीनियर मोस्ट तो चीफ जस्टिस था, आपने क्या किया है? सिंध में भी दोनों सीनियर मोस्ट हैं, उससे भी एतराज़ है। केपी पे भी, केपी को बता चुका हूँ जी, चीफ जस्टिस आए हैं केपी, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद के हमारे चीफ जस्टिस साहब प्रमोट हुए हैं। और इस्लामाबाद में अब आएंगे कौन? नई लिस्ट या पुरानी लिस्ट? अच्छा, इसमें भी जो वैसे शाह साहब ने बात कर दी है, लेकिन एक जो नुकता है ना
जो रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई है सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, उसमें सिर्फ ये है कि हलफ न्या उठाएं या हलफ न्या ना उठाएं। सर, मैं आपको आखिरी बात representation पे भी है, अपडेट कर दूं। जो हाई कोर्ट इससे पहले बनी थी, क्योंकि मैं तो आप इधर गई है ना, हाई कोर्ट जब शुरू में इस्लामाबाद में बनी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त ये सारे जज कहाँ से आए थे? केपी से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से नहीं आए, मुझे आप बताएं। अच्छा, अब अगर आ गए हैं तो कोई नया काम हो गया रिप्रेजेंटेशन के है। ऊपर ये जो सवाल उठ रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन थी, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, इनकी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई है। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। ये न्यूज़ अपडेट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया है और जस्टिस सरफराज डोगर 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है और जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये सर शाह खाबर साहब, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी एंड डिटरमिनेशन रिजल्ट ये है जी। ठीक है, वो तो चूंकि उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट तो पहले से जारी की है, उसकी तो फिर उन्होंने सीनियरिटी justification लिस्ट तो दी। बरकरार रही ना। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी पेंडिंग है। ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही फैसला मुस्तरद कर दिया उन्होंने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जो उनका ऑर्डर है। नहीं नहीं, देखिए वो उसमें फ़र्क है, क्योंकि वो तो उन्हीं की सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने चैलेंज किया होता। पहली रिप्रेजेंटेशन उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को की थी, अब उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इसको चैलेंज किया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ सुप्रीम है। कोर्ट में किया हुआ है। अब उसमें मेरे जाती राय ये है कि इससे पहले भी जो सीनियरिटी के इशू उठे थे, जस्टिस फारक इरफान खान साहब जो थे उनकी और कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसको फिर जुडिशल साइड पे सुना गया था। वो अलग बात है कि बाद में वो इन्फ्रक्चस हो गया। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी ज़ेर गौर है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। क्या उसको चीफ जस्टिस अपनी विजडम में डिसाइड करे या उसको जुडिशल साइड पे ले जाए, तो वो बहरहाल वो सर जो काम डिटर्मिनेशन जस्टिस हो इफ्तिखार जाएगी। चौधरी और जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे, या बाद में अभी वो रिसेंटली जो पीटीआई की तरफ बहुत जिनका टिल्ट था, वो भी कोई इंसाफ नहीं था, बंदयाल साहब। लेकिन अभी भी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ और हमने हाई कोर्ट के साथ कर दिया, हमने उनका गला ही घोंट देखिए, दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जहां तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक है, जस्टिस एजे अफरीदी, मैं आपको बताऊं कि ही गोज बाय द बुक। वो आइन कानून और रूल्स रेगुलेशन से बाहर नहीं जाते। शाह खावर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अपी साहब और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।